आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आज की ये वीडियो ऐसे लिख रहे हो, चाहे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने थीसिस स्टेटमेंट को फोकस करना होता है। और थीसमेंट की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपरली पार्ट ऑफ योर राइटिंग। इसकी लेंथ होती है 1 to 2 लाइन्स। ये थीसिस स्टेटमेंट जो होता है ये इंट्रोडक्शन का लास्ट सेंटेंस वो ये होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आज की ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, चाहे आप बिगिनर हैं चाहे आप प्रोफेशनल हैं। तो काइंडली मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है कि किस तरह से आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। थीसिस स्टेटमेंट बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी राइटिंग का। चाहे आप राइटिंग में ऐसे लिख रहे हो, चाहे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने थीसिस स्टेटमेंट को फोकस करना होता है। और थीसिस स्टेटमेंट की बेस पर ही आप काम करते हैं कि जो आपने ये थीसिस में बातें आपने डिस्कस कर ली हैं, कंफर्म कर ली हैं, उन्हीं पर फोकस करते हुए हमने बात करनी है। तो ठीक है, अब थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है, इसके बारे में मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि थीसिस स्टेटमेंट को लिखते कैसे हैं, इसकी लेंथ कैसे होती है, लिखा इसको कहाँ पे जाता है और इसको लिखने का तरीकाकार क्या है। और एंड पे फिर मैं आपको कुछ सैंपल दिखाऊंगा। कुछ मैंने प्रैक्टिकल ऑलरेडी कुछ वर्क किया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उसे अपने काम में या अपने राइटिंग के अंदर आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले काइंडली अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली हमने करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि थीसिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है। प्रॉपरली इसकी कोई डेफिनेशन तो नहीं है, खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा मेरे पास जो नॉलेज है मैं उसको एक्सप्रेस करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट होता क्या है। अच्छा, इसके लिए ये हम कह सकते हैं कि द मेन पार्ट ऑफ योर राइटिंग अराउंड विच योर राइटिंग इज रिवॉल्विंग। मतलब कि ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द आपका पूरा राइटअप घूमता है। आप कोई ऐसे लिखने जा रहे हैं, आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, तो ये थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ही जो आपका जो चेकर है, जो आपका एग्जामिनर है या जो बंदा आपका सुपरवाइज़र है, वो आपको जज कर सकता है कि आपकी जो राइटिंग है वो किस चीज़ से रेलिवेंट है। और उसको चेक करना इसके लिए आपके लिए बड़ा ही उसके लिए ईजी हो जाता है। तो इसके बेसिकली ये समरी होती है। आप जो भी काम कर रहे होते हैं ना, जो भी आप लिख रहे होते हैं, ये उसकी समरी होती है। इसकी लेंथ होती है जी 1 to 2 लाइन्स। 1 से 2 लाइन का ये थीसिस स्टेटमेंट होता है। और अगर हम इसकी प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्लेसमेंट के लिहाज से हम ये कहेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट जो होता है ये इंट्रोडक्शन का लास्ट सेंटेंस वो ये होता है, द लास्ट सेंटेंस ऑफ योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का लास्ट जो सेंटेंस होता है वो थीसिस स्टेटमेंट पर बेस करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ राइटिंग, इसको लिखने का तरीकाकार क्या होगा। थीसिस स्टेटमेंट को लिखना कैसे है आपने, तो लिखने के लिए ना बहुत सारे तरीकाकार हैं, बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनको यूज़ करते हुए आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो कुछ एक जो क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम किया, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं कुछ ही देर बाद आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको ये प्रूफ दूंगा कि आप कैसे इसको आप शो कर सकते हैं अपनी राइटिंग के दौरान। अच्छा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द पर्पज़ ऑफ दिस, और यहाँ पर आपने जहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ यहाँ पे आपने उसका नाम लिखना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप लिख दें द पर्पज़ ऑफ दिस ऐसे। अगर आप कोई
राइटिंग लिख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं सिंपल, तो द पर्पज़ ऑफ दिस राइटिंग। अगर आप कोई पेपर लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो द पर्पज़ ऑफ दिस पेपर। तो इस तरह से आपने जो ब्लैंक है यहाँ पे आपने उसको फिल करना है। ऐसे पेपर या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। डिस्कस अबाउट द, और यहाँ पे आपने जो बात करनी है वो बात आप करेंगे। ये हो गया पहला मेथड कि मसलन मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि स्मोकिंग जो है वो पब्लिक में बैन होनी चाहिए। स्मोकिंग पब्लिक में बैन होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे कैसे लिखूँगा? द पर्पज़ ऑफ दिस ऐसे इज़ टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक। ये आपका क्या होगा? ये लास्ट स्टेटमेंट होगा जिसकी मदद से आपका जो चेकर है या जो आपका रीडर है वो उसको उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद समझ जाएगा कि भाई आगे बात क्या होने वाली है। एक मेथड तो होता है ये वाला। सेकंड है द एम ऑफ दिस टॉक अबाउट। फिर वही बात कि अगर मैं दोबारा से उसकी बात करता हूँ स्मोकिंग इन पब्लिक की, तो उसका मैं सारी डिस्कशन करूँगा। इंट्रोडक्शन का जो लास्ट स्टेटमेंट होगा उसमें लिखूंगा द एम ऑफ दिस ऐसे इज़ टू टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक। ठीक हो गया? ये दो एग्जांपल मैंने दिए हैं। एक और एग्जांपल आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। इन दिस आई विल टॉक अबाउट द, इस तरह करके भी आप बात कर सकते हैं। इन दिस ऐसे आई विल टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक। ठीक है, इस तरह से मैं सिर्फ आपको ना एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, हल्का सा आपको टच दे रहा हूँ कि यार आपने जब काम करना है ना, जब आपने अपना कोई थीसिस करना है, जब आपने अपनी कोई राइटिंग करनी है, तो उसके अंदर आपने थीसिस स्टेटमेंट को लाजमी शो करना है। अगर आप ये शो करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आपको ईजीली जो आपका सुपरवाइज़र है वो आपके काम को अप्रूव कर देगा। नहीं तो अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि काम अप्रूव नहीं हो पाते, बार बार चेंजेस, बार ये करो वो करो, मॉडिफाई करो, ये कर दो वो कर दो। तो उस चीज़ से बचने के लिए ना, अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन के लास्ट पे ये स्टेटमेंट इस तरह से आपने ऐड कर दी होगी ना, तो इंशाल्लाह वो काम आपका एक्सेप्ट भी होगा और सुपरवाइज़र आपको पसंद भी करेगा आपके काम को। और शायद हो सकता है कि आपके काम को एज आ सैम्पल लोग अपने दूसरे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना शुरू कर दे कि भाई ये देखें इस तरह से आपने काम करना है। ठीक है, ये ओवरऑल थीसिस का मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर आपने करना क्या है मैं आपको कुछ दिखाता हूँ सैम्पल। अब हम बात करते हैं सैम्पल्स की। तो देखिए मैंने ये फर्स्ट एक ये मेरे पास है, ये क्या था? यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ये मेरा टॉपिक था, इसके ऊपर मैंने ऐसे लिखा, आर्गुमेंटेटिव ऐसे या जो भी जैसा भी मेरे पास वो सिस्टम था, जो भी इसके रिक्वायरमेंट्स थी उसके लिहाज से मैंने ये ऐसे बनाया। अब ऐसे लिखने के बाद देखिए ये इंट्रोडक्शन लास्ट एंड हो रहा है यहाँ पे, तो एंड पे मैंने थीसिस स्टेटमेंट को ऐड कर दिया। द पर्पज़ ऑफ दिस ऐसे is to discuss that technology has played a massive role in the development of education, which makes learning new technology a vital part of modern life। ठीक है, तो ये इसका थीसिस स्टेटमेंट ये मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट करके आपको दिखा दिया है। आप चाहें तो बोल्ड भी कर लें, चाहें तो इसको इटैलिक भी कर लें, ताकि नज़र आए कि भाई इस चीज़ के ऊपर पूरा ऐसे बेस करता है। फिर एक और देखें, ये टॉपिक है मेरे पास सिविल राइट्स का। सिविल राइट्स का टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की है और ऐसे लिखा हुआ है, इसके ऊपर रिसर्च ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए इसका इंट्रोडक्शन जहाँ पे एंड हो रहा है, उसके बाद मैंने लिखा है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिविल राइट्स एज वेल एज द इम्पोर्टेंस एंड द रीजंस ऑफ वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स। तो ये सारी की सारी बात जो नीचे सारी मैंने डिस्कशन की है बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर, और कंक्लूजन में वो सारी की सारी डिस्कशन मेरी बेस करती है इस एक थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जो भी थीसिस स्टेटमेंट होगा वो या तो एक लाइन का होगा या फिर मैक्सिमम 2 लाइंस का होता है। इससे ज़्यादा थीसिस अगर आप ना लिखें तो ही आपके लिए बेहतर है। फिर देखिए नंबर 3 पे ये टॉपिक है इमिग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इसके ऊपर मैंने ऐसे लिखा, तो इमिग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर जब मैंने बात की है तो मैंने इसके इंट्रोडक्शन के लास्ट पे फिर स्टेटमेंट को ऐड किया हुआ है, द स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन एज वेल एज द इंटरनेशनल ट्रेड ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये इसका थीसिस स्टेटमेंट बना हुआ है। नेक्स्ट नंबर 4 पे अगर हम आते हैं तो ये है वुमेन एजुकेशन इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में
ख़वातीन की एजुकेशन से रेलिवेंट रिसर्च का प्रोजेक्ट आया था, तो उसके ऊपर जब काम किया गया तो उसके भी इंट्रोडक्शन के लास्ट पे देखिए मैंने लिखा हुआ है द इम्पैक्ट ऑफ किंग अब्दुल्लाज स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑन वुमेंस एजुकेशन इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। मतलब कि जो टॉपिक आपको मिला होता है ना, उस टॉपिक में से आपने अपना कोई टॉपिक निकालना होता है, कोई आपने अपना ही एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना होता है कि सर मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, वो मेरी बात इस चीज़ पर फोकस होती है, इस चीज़ पर बेस करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने 4 आपको आपके सामने बनाकर दिखाए हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3, 4 एंड तो ये 4 मैंने आपको बना के दिखाए हैं। और ये ओवरऑल मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली कैसे आप लिख सकते हैं। तो ये छोटा सा ट्यूटोरियल था, छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको आज की भी पसंद आई होगी। हमेशा ही की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे कमेंट्स का सेक्शन, और वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं तो, और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप उसको देखने वाले बन जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।